Hello everyone, today we are going to learn about the chapter 10, which is audit and auditors. It is from section 139 to section 148. Section 139 talks about the appointment of auditors. इसमें तीन लोग आते हैं, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर एंड कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर. अब ये भी फर्दर दो में डिवाइड है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी. तो फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी इन सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट. फर्स्ट ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट होगी बाय बीओडी विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. फेलिंग विच बीओडी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा मेंबर को. देन मेंबर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 90 डेज इन ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में. ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर होल्ड करेगा ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट मीटिंग. Now the first auditor of the government company in section 139 subsection 7 उसकी अपॉइंटमेंट करेगा CNAG. वो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया. वो करेगा विद इन 60 डेज फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी. फेलिंग विच वो इन्फॉर्म करेगा मेंबर को विद इन 60 डेज इन ईजीएम. मेंबर जो है वो अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी. फर्स्ट ऑडिटर होल्ड करेगा ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट ईजीएम. Now the subsequent auditor of non-government company in section 139 subsection 1 appointment होगी in first AGM, hold office करेगा till the conclusion of the sixth AGM and thereafter till the conclusion of every sixth AGM. Before appointment company appoint करेगा certificate from auditor जो contain करेगा this matters. Qualified appointment होगी, qualified to be as an auditor and not disqualified under section 141. एक्सेप्टिंग द ऑडिट विद द सीलिंग लिमिट, मतलब वो ऑडिट कर रहा हो विद इन द सीलिंग लिमिट दैट इज मैक्सिमम 20 कंपनीज और 20 पर पार्टनर. नो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कोई प्रोफेशनल प्रोसीडिंग उसकी ना पेंडिंग हो. विलिंगनेस टू बी अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर, उसकी खुद की इच्छा हो एज अ ऑडिटर बनने की. एन अपॉइंटमेंट विल बी मेड एज पर द रूल्स एंड एक्ट्स, उसकी अपॉइंटमेंट एज पर एक्ट एंड रूल्स होनी चाहिए. विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी, मतलब सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी जब वो अपॉइंट हो जाता है तो विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट कंपनी सबमिट करेगा ADT 1 इन ROC. ADT 1 फॉर्म फाइल करेगा विद इन ROC. और एक IFSC कंपनी है तो उसको विद इन 15 डेज़ की जगह उसको 30 डेज़ की टाइम लिमिट मिलेगी फॉर द ADT सबमिशन. Subsequent auditor of the government company is in the section 139 subsection 5 talks about appointment होगी by CNAG, controller and audit general of India within 180 days from the commencement of every financial year. हर financial year के commencement से 180 days में subsequent auditor appoint होगा in government company. hold office करेगा till the conclusion of next AGM. Now the section 139 subsection 3 members in general meeting may resolve to rotate their auditor and appoint more than one auditor. रोटेशन ऑफ ऑडिटर किस पे एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी एंड सच अदर क्लासेस ऑफ कंपनी. वो सच अदर क्लासेस ऑफ कंपनी कौन है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ हो, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 50 करोड़ हो, और जिसकी एनी कंपनी जिसका बोरोइंग लोन और डिबेंचर फ्रॉम बैंक एंड FI वो मिनिमम 50 करोड़. लेकिन ये रोटेशन अदर देन होगा कि कौन लोग एक्सक्लूडेड होंगे? स्मॉल कंपनी एंड OPC कंपनी. सेम इंडिविजुअल जो होगा वो 1 टर्म, मतलब कोई एक इंडिविजुअल ऑडिटर कितने टर्म के लिए? फॉर 1 टर्म ऑफ मैक्सिमम 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए वो एज ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है. एंड सेम CA फर्म फॉर मैक्सिमम 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए और 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए वो अपॉइंट हो सकता है. एंड कूलिंग पीरियड इन बोथ द केसेस शैल बी ऑफ 5 ईयर्स. Casual vacancy in non-government company is in the section 139 subsection 8. When an auditor vacates his office before normal expiry period of his tenure is called casual vacancy or casual vacancy except resignation. Resignation को छोड़ के सारी casual vacancy BOD के द्वारा fill की जाएंगी within 30 days of casual vacancy. and due to resignation, अगर resignation है तो BOD recommend करेगा और fill की जाएगी shareholder के द्वारा within 3 months. Casual vacancies in government company section 139 subsection 8 से all casual vacancy including resignation, इसमें resignation भी included है, वो अपॉइंट किए जाएंगे CNAG के द्वारा within 30 days of casual vacancy. failing which BOD अपॉइंट करिएगा within 30 days. hold office only till the conclusion of next AGM and if AGM not held, auditor will continue its position. अगर AGM नहीं हो पाती है तो auditor अपनी position continue करेगा. note है when auditor has not appointed by all prescribed authority within the prescribed time, अगर prescribed authority और prescribed time के according नहीं auditor appoint हुआ है then CG shall appoint the auditor. 139 subsection 4 talks about CG can make rules for rotation of auditor under section 139 subsection 2. Now section 140 removal and resignation of auditor.
रिमूवल और रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर के लिए क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा बोर्ड रेजोल्यूशन एंड बोर्ड मीटिंग। देन विद इन 30 डेज, उसके बाद जब वो हो जाएगा तो विद इन 30 डेज सबमिट फॉर्म ADT टू CG विच इज रजिस्टर्ड रीजनल डायरेक्टरेट सीकिंग इट्स अप्रूवल टू रिमूव द ऑडिटर। पहले तो BRN BM पास करना पड़ेगा और फॉर्म फाइल करना पड़ेगा CG उसके अप्रूवल के लिए। उसके अप्रूवल मिलने के बाद, अप्रूवल के 60 दिन के बाद पास करना पड़ेगा SRN GM टू रिमूव द ऑडिटर। ऑडिटर की रिमूवल ईजी नहीं होती है, पहले BRN BM पास करो, फिर RD की अप्रूवल हो, और अप्रूवल लेने के बाद SRN GM पास करना पड़ता है। IFSC company if reply not received from CG or RD then within 60 days of submitting ADT to then deemed to be approval of removal of auditor। कि अगर RD रीजनल डायरेक्टोरेट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो उसके 60 फॉर्म सबमिशन के 60 डेज़ के अंदर मान लिया जाएगा कि वो डीम्ड अप्रूवल है RD का। हाँ, सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट द रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर रिज़ाइन कर सकता है कभी भी, बट विद इन दी 30 डेज़ ऑफ रेजिग्नेशन, मतलब अपने रेजिग्नेशन के 30 डेज़ के अंदर उसको ADT 3 फॉर्म सबमिट करने का पड़ेगा कंपनी एंड ROC को विद द रीज़न फॉर रेजिग्नेशन। इन केस ऑफ अगर उसे कंप्लाई नहीं करता है, सॉरी ये बाद में है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सबमिट करना पड़ेगा ADT 3। मतलब अगर नॉर्मल कंपनी है तो ADT 3 कंपनी और RC को सबमिट करना पड़ता है, और इफ गवर्नमेंट कंपनी है तो सबमिट करना पड़ेगा ADT 3 टू गवर्नमेंट, टू कंपनी, टू ROC एंड टू CNAG। और अगर सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 कंप्लाई नहीं करता तो उस पर पेनाल्टी आती है सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 पे, मिनिमम ऑफ 50,000 or auditor remuneration whichever is lower and 500 per day till default continues to maximum 2 lakh rupees। Section 141 talks about the qualification and disqualification of the auditor। Section 141 subsection 1 talks about इंडिविजुअल कौन ऑडिटर हो सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एक इंडिविजुअल है तो उसे क्वालिफाइड चाहिए होना चाहिए, और फर्म है तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर जो उस फर्म के प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होने चाहिए। सेक्शन 2 बोलता है फर्म प्लस LLP, फर्म जिसमें फर्म जो LLP हो, ओनली दैट पार्टनर शैल एक्ट एंड साइन द ऑडिट रिपोर्ट हु इज़ अ क्वालिफाइड CA। उस LLP में वही पर्सन ऑडिटर के तौर पे काम कर सकता है और साइन कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट जो एक क्वालिफाइड CA हो। सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। उसकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट LLP, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एज अ ऑडिटर वर्क नहीं कर सकती एक्सेप्ट LLP, इंडिविजुअल एंड फर्म। ऑफिसर मीन्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, कोई भी ऑफिसर और एम्प्लॉय कंपनी का। पार्टनर, एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, उसका पार्टनर, उसका एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी भी डिस्क्वालिफाइड है। पर्सन और हिज पार्टनर और रिलेटिव होल्डिंग शेयर्स इन कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट एंड फेलो सब्सिडरी। ये कोई भी पर्सन और उसका पार्टनर, रिलेटिव कंपनी या होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट में शेयर्स नहीं होल्ड कर सकते, प्रोवाइडेड एट प्रोविजन दिया है। रिलेटिव कैन होल्ड शेयर्स इन कंपनी अप टू फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख, रिलेटिव होल्ड कर सकता है अप टू फेस वैल्यू 1 लाख के शेयर। और इफ़ मोर देन 1 लाख शेयर, अगर रिलेटिव ने मोर देन 1 लाख फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स को होल्ड किया है तो उसको करेक्टिव एक्शन का टाइम दिया जाएगा और उसे विद इन 60 डेज उससे रिजॉल्व करना पड़ेगा। पर्सन इज पार्टनर इज रिलेटिव इंडेटेड है मोर देन 5 लाख के टू कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट एंड फेलो सब्सिडरी, गारंटीड और सिक्योरिटीड है मोर देन 1 लाख टू कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट एंड फेलो सब्सिडरी। पर्सन और फर्म का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप हो विद कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड फेलो सब्सिडरी। और इसका प्रोविजन दिया है कि मेनली विंग अ कस्टमर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस डज नॉट अमाउंट टू बिजनेस रिलेशनशिप। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप उस कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी, एसोसिएट से नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेनली विंग कस्टमर, उस कंपनी का एक कस्टमर होना एक बिजनेस रिलेशनशिप नहीं कहलाता है। पर्सन हु इज रिलेटिव द डायरेक्टर ऑफ PMP इन दैट कंपनी। पर्सन और फर्म इज डिस्क्वालिफाइड टू कंडक्ट ऑडिट इन मोर देन 20 कंपनीज पर पार्टनर हु इज़ नॉट इन फुल टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवरीवेयर। वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड होगा जिसने कंडक्ट किया हो ऑडिट मोर देन 20 कंपनीज और पर पार्टनर, जो कि एक फुल टाइम हो एम्प्लॉयमेंट में कहीं, वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड होता है। पर्सन कन्विक्टेड फ्रॉड एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट एंड 10 years नो लैप्स सिंस कन्विक्शन। इट मीन्स कोई पर्सन कन्विक्ट हुआ हो फ्रॉड के लिए और जब से वो उसको सेंटेंस हुई हो इम्प्रिजमेंट के लिए, और जब तक वो 10 साल नहीं होते उसके इम्प्रिजमेंट को ख़त्म हुए तब तक वो एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव सर्विसेज अंडर सेक्शन 144 टू कंपनी। अगर वो अंडर सेक्शन 144 के सर्विसेज देता है कंपनी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो वो पर्सन भी डिस्क्वालिफाइड है टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। सीलिंग लिमिट्स में एक्सक्लूडेड है। सीलिंग लिमिट्स में कौन कौन, मतलब कि जो 20 कंपनीज और ऑडिटर 20 पर पार्टनर है
वो उसमें क्या क्या कौन कौन से ऑडिट एक्सक्लूडेड होंगे, तो ब्रांच ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और टैक्स ऑडिट ये तुम्हारे एक्सक्लूडेड होंगे। ओपीसी स्मॉल एंड गवर्नमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ हो ये सब के तुम्हारे ऑडिट सीलिंग लिमिट में काउंट नहीं होंगे। सेक्शन 141 सेक्शन 4 टॉक्स अबाउट आफ्टर बिकमिंग एन ऑडिटर, एक ऑडिटर बनने के बाद इफ़ एनी डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 अट्रैक्टेड, वो अट्रैक्ट होती है तो डीम टू हैव वेकेट द ऑफिस, उसको वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस एंड इट शैल बी ट्रीटेड एट कैजुअल वैकेंसी। सेक्शन 142 टॉक्स अबाउट द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंटेड हुआ हो बाई बोर्ड, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रेम्यूनरेशन फिक्स करेंगे और एल्स केसेस बाकी सारे केसेस में शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगी। Section 143 talks about the power and duties of the auditor. Section 143 subsection 1, auditor has power to right to access the books of accounts of client and company kept in its registered office or branch office or any other place. उसके पास राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, वो आरओ में रखा हो, ब्रांच ऑफिस में रखा हो या फिर कोई अदर प्लेस में रखा हो। राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, वो इन्फॉर्मेशन सीख कर सकता है। उसकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, 6 ड्यूटीज़ के बारे में वो इंक्वायर कर सकता है। ये ऐसे हैं: लोन एंड एडवांसेस विदाउट एडुकेट सिक्योरिटी, लोन एंड एडवांस दिया गया हो विदाउट एडुकेट सिक्योरिटी के। प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, बुक एंट्री जो उसने की हो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी हो। कॉस्ट इन्वेस्टमेंट शुड बिलो द कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट उसने सोल्ड कर दी हो कॉस्ट के बिलो। एंड लोन शोन एज डिपॉजिट, लोन को एज अ डिपॉजिट शो किया हो। एंड डायरेक्टर पर्सनल एक्सपेंसेस चार्जेस टू पीएल, डायरेक्टर के पर्सनल एक्सपेंसेस चार्ज किए गए हो प्रॉफिट एंड लॉस में। फ्रॉड, शेयर इशूड फॉर कैश बट प्रॉपर डिटेल्स नॉट मेंशन, इट मीन्स एक्चुअल कैश नॉट रिसीव्ड, इट मीन्स शेयर को इशूड किया गया हो कैश में लेकिन कोई प्रॉपर डिटेल ही मेंटेन नहीं की गई है कि एक्चुअल कैश रिसीव हुए हैं कि नहीं। सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट ड्यूटी ऑफ ऑडिटर्स टू कमेंट एंड फॉर्म ओपिनियन अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, और ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो कमेंट करे और अपना ओपिनियन फॉर्म करे अपनी बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एज पर इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव्ड बाय हिम, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी शोइंग ट्रू फेयर वैल्यू और नॉट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ट्रू फेयर वैल्यू दे चाहे ना दे, लेकिन ऑडिटर्स की ड्यूटी है कि वो कमेंट करे अपने बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज पे जो भी उसको इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन रिसीव्ड हुई है। रूल 11 में कुछ ऐसी ड्यूटीज़ आती हैं जो सच अदर ड्यूटीज़ एज मे बी प्रिस्क्राइब, वो रूल 11 में आती है। वो सच अदर ड्यूटीज़ क्या होती है हम बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज। ऑडिटर कैन नॉट रेंडर दीज प्रोहिबिटेड सर्विसेज, प्रोवाइड सर्विसेज टू अप्रूव बाय, मतलब कि ऑडिटर वो ही सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है जो अप्रूव किया गया हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिटेड कमेटी के द्वारा, और ये सब नहीं हो सकते। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरनल ऑडिट, एक्चुअल सर्विस, रेंडरिंग ऑफ सर्विस एंड एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब। सबसेक्शन 4 टॉक्स अबाउट इसका है इफ ऑडिटर इश्यूज अ मॉडिफाइड ओपिनियन, रीजंस टू बी मेंशन इन द ऑडिट रिपोर्ट। अगर कोई वो मॉडिफाइड ओपिनियन देता है तो उसके रीजंस हमें ऑडिट रिपोर्ट में शो करने हैं। 45 talks about the signing of the audit report. Auditor shall sign the audit report of the company. Any qualification, observation, comments on financial transaction matter which have any adverse effect on functioning of the company mentioned in the audit report. कोई भी ऐसा मैटर जो adverse effect डाल रहा हो functioning of company के, उसको mention करना पड़ेगा audit report में, and shall be read out before company, और वो company के सामने प्रेजेंट किया जाएगा इन जनरल मीटिंग एंड ओपन टू इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन के लिए ओपन होगा बाय एनी मेंबर ऑफ द कंपनी। और रहता है सबसेक्शन 146 ऑडिटर राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। ऑडिटर ओनली हैज़ द राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग नॉट बोर्ड मीटिंग। उसके ऊपर कोई मैंडेटरी नहीं है, वो चाहे तो जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है चाहे नहीं कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर अथॉरिटी नहीं है कि वो बोर्ड मीटिंग वो अटेंड करे। ऑल नोटिस ऑफ एनी जनरल मीटिंग फॉरवर्डेड टू ऑडिटर ऑफ कंपनी, सारे नोटिस ऑडिटर ऑफ कंपनी को देने चाहिए। ही मस्ट अटेंड द जनरल मीटिंग हिमसेल्फ और थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव, जो कि क्वालिफाइड होना चाहिए। या तो वो खुद जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है या तो उसके रिप्रेजेंटेटिव अटेंड कर सकते हैं जो कि क्वालिफाइड सीए होने चाहिए। राइट टू हर्ड एट सच मीटिंग ऑन एनी पार्ट विच कंसर्न हिम एज द ऑडिटर। उसके पास राइट है ताकि जो उससे कंसर्न मैटर्स हैं वो उसको सुन सके। 147 talks about the punishment for contravention. Contravention for section 139 to section 146. कंपनी पे contravention है मिनिमम 25,000 to maximum 5 लाख, एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर है मिनिमम 10,000 to maximum 1 लाख। सेक्शन 148 talks about the cost audit. ऑडिटर कॉन्ट्रावीन करता है, ऑडिटर पे कुछ पेनाल्टीज़ हैं।
ऑडिटर कॉन्ट्रावीन करता है सेक्शन 139, 144 एंड 145 तो पनिशेबल विद फाइन होगा मिनिमम 25,000 टू मैक्सिमम 5 लाख और 4 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर। इफ ऑडिटर कॉन्ट्रावीन करता है नोइंगली एंड विलफुली विद एन इंटेंशन टू डिसीव द कंपनी शेयर होल्डर एंड टैक्स अथॉरिटी तो वो पनिशेबल होगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर, फाइन अप टू फाइन मिनिमम 50,000 टू मैक्सिमम 25 लाख और 8 टाइम्स ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर विच एवर इज लोअर। अगर नॉर्मल कोई डिफॉल्ट किया है कॉन्ट्रावीन किया तो 4 टाइम्स और बाकी 8 टाइम्स। कन्विक्टेड इन सबसेक्शन 2, अगर कोई भी ऑडिटर कन्विक्ट हुआ सबसेक्शन 2 में उसको रिफंड करना पड़ेगा एंड रेम्यूनरेशन रिसीव बाय हिम टू द कंपनी को देना पड़ेगा। पे द डैमेजेस टू कंपनी स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑफ अथॉरिटीज, जो भी डैमेजेस होंगे उसको पे करना पड़ेगा फॉर लॉस अराइजिंग आउट ऑफ द इनकरेक्ट और मिसलीडिंग स्टेटमेंट मेड इन एनुअल रिपोर्ट। वो सारे लॉस जो कि उसके इनकरेक्ट और मिसलीडिंग स्टेटमेंट के द्वारा अराइज हुए हैं एनुअल रिपोर्ट में जो उसने मेंशन किए थे उसको उसके लॉसेस पे करने पड़ेंगे। ऑडिटर्स की ड्यूटी क्या है? टू रिपोर्ट ऑन दीज मैटर्स। ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो इस मैटर्स पे रिपोर्ट करे। वेदर ऑडिटर रिसीव ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ऑन एन एक्सप्लेनेशन और नॉट, वेदर क्लाइंट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट, वेदर ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 received by auditor or not, whether profit and loss accounts and balance sheet prepared as per book of account procedures or not, whether financial statement comply with accounting standards or not, whether any director disqualified under section 164 subsection 2 or not, adverse remarks of auditor on maintenance of accounts, whether client maintain internal financial control in relation to financial statement properly or not, auditor's observation comments on qualification of those financial transactions which have adverse effect on functioning of the company, such other matters as may be prescribed, जो कि रूल 11 में prescribed है, and not applicable on, मतलब ये क्लॉज 1 जो है वो किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा? ओपीसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ हो एंड बैरिंग बोरोइंग्स फ्रॉम द बैंक्स एंड एफआई लेस देन 25 करोड़ हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दी chapter 10 audit and auditors from section 139 to 148. This is quite a tricky one and quite a long and lengthy one. Link to this notes is in the description below. Please do like this video, share and subscribe to my channel for more content like this, and thank you.